तो आज आपकी एक लास्ट क्लास है लेबर लॉ पे। ठीक है। एक मिनट बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रेड यूनियन तक कर दिया था ना निकिता, फिनिश? बोलो बेटा निकिता। अब देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करूं तो वेजेस एक्ट क्या कहता है कि कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के, एक वर्कर की। इसके बारे में क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपका कब आए, कब एनफोर्स किया गया। अगर मैं निकिता बात करूं, जो लेबर लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, ट्रेड यूनियन, इसका एनफोर्समेंट डेट जरूर करके जाना पेपर से पहले, अगर एमसीक्यू पैटर्न रहता है। तो देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमारा पास किसके लिए किया गया था? पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करने के लिए टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। अब ये बेसिकली किसके लिए मीन किया गया था? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए, नॉट गेटिंग वेरी हाई सैलरीज। अभी जो प्रोविजन है, इसको सेफ गार्ड कर रहा था इसके इंटरेस्ट को। तो बेसिकली इंश्योर क्या कर रहा है? पेमेंट ऑफ वेजेस पर्टिकुलर फॉर्म में एट अ रेगुलर इंटरवल विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन। सो इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या थे? सबसे पहले, वेजेस कितनी होनी चाहिए, कैसे फिक्सेशन करना है एक वेज पीरियड का। अगर मैं बात करूं, हमें जो सैलरी मिलती है बेटा, वो महीने के हिसाब से मिलती है। पर एम्प्लॉयर के केस में अलग, वर्कर के केस में अलग डिसीजन हो जाता है। टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे करना है, परमिसेबल डिडक्शन कैसे होगी वेजेस की, और अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एक्ट कैसे हम अप्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या परमिशन चाहिए, फाइन जो इम्पोज किए जा रहे हैं एम्प्लॉयर से। तो क्लियर है निकिता? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? बोलो बेटा निकिता, क्लियर है यहाँ तक? जिस ठीक है ना? अभी बेसिकली ये एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा था मशीनरी को, कि कितना कंप्लेन होना चाहिए डिडक्शन वेजेस का, कैसे पेमेंट ऑफ वेजेस का डिले होगा, क्या पेनल्टी है वैक्सियस क्लेम के लिए, मैलिसियस और वैक्सियस क्लेम। काफी ऐसे जो क्लेम है जिनका अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद देखो निकिता, हम अभी इसके बाद देखो, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, तो बेसिकली ये रेलवे, फैक्ट्री, माइन सब में एप्लीकेबल है। फिर चाहे प्लांटेशन हो, माइन हो, डॉक हो। डॉक डॉक का मतलब क्या होता है निकिता? डॉक और जेटी, डॉक एक ही मतलब है। बताओ निकिता, मीनिंग ऑफ डॉक। फिर कौन ज्वाइन हुआ है बेटा? यूं पता नहीं क्या हुआ एकदम से ऑटो कट हो गया। अच्छा अच्छा, डॉग का मतलब बताओ निकिता। अभी आप सिंगल आप ही ज्वाइन, और कोई बच्चा ज्वाइन नहीं है? सर अभी तो मैं यू बट बीच में ये कुछ भी समझ कुछ बता रहे होगे आप शायद समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, रुको मैं समझाता हूँ, फिर से देखते रहो। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर के लिए लाया गया था।
इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयर की वो कितनी होनी चाहिए पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, क्या वेज पीरियड होना चाहिए, एक दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, या फिर पूरा महीने के हिसाब से, क्या टाइम एंड मोड होगा पेमेंट ऑफ वेजेस का, कितनी डिडक्शन होनी चाहिए वेजेस के लिए, क्या अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए फॉर द एक्ट, और क्या परमिशन होनी चाहिए फाइन जो इम्पोज किया जाए एम्प्लॉयर के लिए। इसके बाद देखो, अगर हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बात करें कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो ये आपका रेलवे, फैक्ट्रीज, माइन, ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो रोड में परफॉर्मिंग होते हैं, डॉक हो गया आपका, माइन हो गया, ऑयल फील्ड्स हो गए, प्लांटेशन हो गई, वर्कशॉप हो गई। इसके बाद कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हो गए जिससे कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट या मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस हो रहे हैं। क्लियर है निकिता ये चीज? जी सर, ठीक है। अभी आप ही सिंगल हो बेटा, आपके साथ है कोई आया है, अभिषेक या संदीप? सर ये नैना दिख रही है शायद। कौन दिख रही है, शिवानी? सर नैना। अरे भी बोलो भाई, कौन? अच्छा अच्छा, नैना आपको आवाज आ रही है मेरी? अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, तो इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई सी भी एस्टेब्लिशमेंट कवर की गई है किसके लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के लिए। अब अगर वेजेस की हम डेफिनेशन बात करें तो वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, देखो आप, सबसे पहले कोई रेम्युनरेशन पेबल है किसी रिवॉर्ड सेटलमेंट में, कोई रेम्युनरेशन आपका ओवर टाइम हॉलीडे में हो रहा है, लीव पीरियड में हो रहा है, कोई एडिशनल रेम्युनरेशन पेबल हो गई अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई सम पेबल है किसी रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, और कोई ऐसा स्कीम जिसमें कोई बोनस नहीं आता, कोई एच आर ए की क्या फुल फॉर्म होती थी निकिता? सेकंड ईयर में पढ़ा है बेटा आपने ये चीज? क्या? एच आर ए की डेफिनेशन बेटा, वो फुल फॉर्म। हाउस रेंट। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो एच आर ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा प्रोविडेंट फंड या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्लियर है ये चीज? तो वेजेस में सिंपली क्या आता है, जो हम रिवॉर्ड दे रहे, रेमुनरेशन दे रहे किसको, वर्कर को, रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ ओवर टाइम, हॉलीडे या फिर लीव पीरियड, या कोई एडिशनल रेमुनरेशन दे रहे हैं। अभी एडिशनल रेमुनरेशन किस बिहाफ पे हो सकता है आपका, ओवर टाइम बेसिस पे, या फिर कोई सम पेबल है किसी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, ये आपका वेजेस में आता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करते हैं, जो आपका सेक्शन 3 से 6 में आते हैं, ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एम्प्लॉयर की फॉर पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट टू पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि जितने भी हमने वर्कर को अपॉइंट कर रखा है उसके लिए एक वेजेस डिसाइड किया जाता है, जो वेजेस उसको पे किया जाएगा। अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्री मैनेजर को सेक्शन 7 के द्वारा दिया जाता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सारे सुपरविजन या कंट्रोल का, उसको उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। रेलवे की बात करें तो एम्प्लॉयर, अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में नॉमिनेटेड है एक पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ लोकल एरिया कंसर्न। अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कोई पर्सन डेजिनेटर है कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसको उसकी पेमेंट मिलेगी। अदर केस में बात करें तो पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन कॉम्प्लायंस से। क्लियर है बेटा ये चीज निकिता? यस सर। अच्छा, संदीप आ गया। संदीप, अभी कौन कौन है बेटा क्लास गुड में, मॉर्निंग बैक सर। नहीं जा गुड सकते? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन कौन है सर संदीप निकिता और अभी? नैना ही दिख रहे हैं बस। नैना और अच्छा, निकिता ही दिख रहे हैं सर। अभिषेक नहीं आया आज? पता नहीं सर क्यों नहीं ज्वाइन किया। संडे का दिन होता ना बेटा, वही पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है तो
यस कुछ सर। समझता हूँ, पर बेटा थोड़ा सा क्लासेस को लो यार, क्योंकि मैं भी यस कोशिश कर रहा हूँ संदीप थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँ ना, क्योंकि आपके मई में जी पेपर है बेटा। सर, अब तो OMR कंफर्म हो गया ना? कौन कह रहा है ये मैडम ने चीज? कोई मैडम ने वो वीडियो सेंड किया था एक। निकिता, निको ओ मैम सॉरी, ने? नीतू मैम ने, हाँ जी। अब बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। यस सर। अब देखो, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें तो वेजेस आपका पेड कैसे कर सकते हैं बेटा? बिफोर द 7th, अब जैसे हमने पढ़ा है बेटा, हर 7 तारीख तक हमें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड, जैसे हमने कोई वेज पीरियड डिसाइड किया, अगर मैं बात करूं वर्कअप के बिहाफ पे संदीप, तो हमें हर महीने की 10, तो अच्छी एक में मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा डिस्कस, ये बात तो फिर अच्छी है संदीप अगर आपका ओएमआर बेस्ड हो रहा है। यस सर। ठीक ही है बेटा, और क्या। मैं तो ये कहूंगा अगर फाइनल हाँ में जी। अगर फाइनल में ऑब्जेक्टिव हो जाता तो दिक्कत होती बेटा आप सबको। हम्म। सर मेरे हिसाब से तो इसीलिए ही तो नहीं किया होगा उन्होंने कि और हमारा है। हम्म, सारे बच्चों ने अप्रोच डाली होगी ना, लेटर लिख दिया होगा, एप्लीकेशन तो ओएमआर करना ही पड़ेगा। अरे सही है ना निकिता, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, पढ़ने का टाइम किसको कहाँ मिल पाता है? तो आप सब जॉब पे जा रहे हो, इंटर्नशिप, निकिता इंटर्नशिप पे जा रही हो शायद, जा रहे हो कहीं निकिता इंटर्नशिप पे? सर नहीं जा रही, घर पे ही हूँ। ठीक है बेटा, देखो आप, हमने कंपनीज एक्ट पूरा फिनिश कर लिया था। जब मैं मई के महीने में आऊंगा तो हर बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताता रहूंगा, नहीं तो आपको एक पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? कि सर श्योर जैसे आपने श्योर शॉर्ट, हाँ। सर आप जैसे लास्ट 2 साल से वो भेजा है ना इम्पोर्टेंट सेक्शंस की पीडीएफ, वैसे ही इसमें हाँ भी हाँ सारी भेज देना, है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल से हेल्प किए तो क्या तीसरे साल छोड़ दूंगी क्या आपकी हेल्प? नहीं ठीक सर, है, मतलब भेज देना ही क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। लास्ट क्लास होगी तो आपको एकेडमी भी बुलाऊंगा मैं, ठीक है? लास्ट क्लास जब होगी हमारी, तो देखो आप, जब टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें सेक्शन 5 में आता है, ये वेजेस पेड कैसे होते हैं, जो वेज पीरियड डिसाइड, अगर वर्कर की मैं बात करूं निकिता, तो वर्कर की हम बात करते हैं तो महीना स्टार्ट कैसे होता है वर्कर के बिहाफ में? 10 से 10 तारीख नॉर्मली यही रहता है, फर्स्ट से फर्स्ट नहीं होता। तो बिफोर 7, जैसे महीने की 7 तारीख तक जो पेमेंट देनी होती है वो आपका वेजेस में आता है। अगर 1000 वर्कर से कम है तब आपका कितना होता है? 10वां दिन, और 10वां दिन नॉर्मली होता ही है। इन करंट कौन सा करेंसी नोट की बात करें चेक की, तो जो क्रेडिट हो रहा है वेजेस एम्प्लॉय बैंक अकाउंट में आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिटर्न अथॉरिटी ऑन वर्किंग डे, यानी कि टाइम कब डिसाइड होगा बेटा वेजेस देने का? या तो आपका वर्किंग डे में दे सकते हैं, 1000 वर्कर से कम है तो 10 तारीख तक देना ही देना है, ठीक है? चलिए बेटा आगे ये चीज। इसके बाद देखो, एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड डे टू द पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड नो वेज पीरियड शुड एक्सीड 1 महीना, यानी कि हम एक नोटिस पीरियड देते हैं 1 महीने का, तो नोटिस पीरियड आपका 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड डे के जैसे एक्सपायरी होगी तो जो पर्सन है टर्मिनेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, इसका मतलब बताओ बेटा संदीप, डी का मतलब क्या कह रहा है? किस चीज का मतलब पूछ रहे हो सर? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड डे टू द पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। सर 2 दिन के अंदर अंदर करना होता है, 2 वर्किंग डेज में। ठीक है। इसके बाद देखो, हमने अभी तक टाइम पीरियड पढ़ा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कैसे मोड होता है वेजेस देने का। अब आता है आपकी डिडक्शन। डिडक्शन आपका सेक्शन 7 से 13 में आता है। अब ये डिडक्शन क्या होती है? जैसे हमने एब्सेंस करा तो डिडक्ट होगा,
कोई डैमेज लॉस करा प्रॉपर्टी को, हाउस अकोमोडेशन किराए पे रह रहे तो डिडक्शन होगा, या फिर हम कोई एम्यूनिटीज सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कोई कैंटीन सर्विसेज को यूज कर रहा है वर्कर, तो उसकी सैलरी से वेज से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा अमाउंट। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस इंटरेस्ट फॉर ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, कोई हमने ओवर पेमेंट कर दी तो उसकी एडवांस की डिडक्शन हम कर सकते हैं। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन, कोई लोन ले रखा है वेलफेयर ऑफ लेबर से वर्कर ने, तभी उसकी डिडक्शन हो सकती है। कोई इनकम टैक्स है, ये डिडक्शन होती है। डिडक्शन को फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपेमेंट ऑफ एडवांस फॉर एनी प्रोविडेंट फंड, ये भी आपकी डिडक्शन है। डिडक्शन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फंड में पैसा जा रहा है तब भी आपकी डिडक्शन होगी। डिडक्शन कोई एलआईसी बीमा ले रखी है हमने, रिटर्न ऑथराइजेशन बाय एम्प्लॉय फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर ट्रेड यूनियन, कोई अगर ट्रेड यूनियन के लिए फंड जा रहा है तब भी डिडक्शन हो सकती है। कोई मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन ले रखा है पेमेंट, तो भी डिडक्शन हो सकती है। या फिर आपका फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तब भी आपकी डिडक्शन हो सकती है। अगर लेवी ऑफ फाइन्स की बात करें तो फाइन बेटा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक इसके रिकवरी कब तक हो जानी चाहिए? 90 days ऑफ द डेट ऑफ एक्ट और ओमिशन। इट कैन नॉट बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ लेस देन 15 years। तो हम अभी अपने लेबर लॉ में एक चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड एक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लेम्स, इसके बाद डिडक्शन फॉर डैमेज और ये लॉस एक नोटिस के द्वारा दिया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। क्लेम्स की बात करें तो क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस एंड डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस पेनल्टी फॉर malicious claim will be heard and decided by the authority appointed by the appropriate government। यानी कि कोई सा भी क्लेम हो रहा है तो ये बेसिकली हियर किसके द्वारा सुना जाएगा बेटा? आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आ सकता है? सेंट्रल और स्टेट बोथ आ सकते हैं, जो उस एजेंसी को ऑथराइज कर रहे हैं, उसे लोकल अथॉरिटी एजेंसी को। इसके बाद देखो बेटा, एम्प्लॉयर ऑफ ऑब्लिगेशन की बात करें तो वेज पीरियड 1 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वेजेस कैश या काइंड में जैसे हो, जैसे चेक में, अब तो खैर कई लोग पेटीएम फोन पे यूपीआई मेथड का यूज कर रहे हैं। वेजेस वर्किंग डे में हो जाना चाहिए, संडे या इसमें नहीं होता। डिडक्शन आपका सेक्शन 7 के द्वारा होना चाहिए, कोई भी डिडक्शन 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो आप कोई कोई भी अगर फाइन को इम्पोज किया जा रहा है तो एक अप्रूवल लिस्ट ऑफ एक्ट से लिया जाएगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से। फाइन को नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ वेजेस होना चाहिए। एक शो कोज नोटिस होना चाहिए बिफोर इम्पोजिंग फाइन। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉय वर्कर के ऊपर कोई फाइन लगा रहा हूं तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या कहता है? मुझे एक शो कोज नोटिस एम्प्लॉयर को किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉय को। ठीक है। इसके बाद रिकवर फाइन कब तक कर सकते हैं? 60 days ऑफ द डेट ऑफ ऑफेंस से फैसिलिटीज इंस्पेक्टर की एंट्री, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, एग्जामिनेशन, इंक्वायरी होगी। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट है, सारे के सारे एक्ट रूल्स आपके मेंटेन किए जाएंगे। टू मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, रजिस्टर फॉर वेजेस, फाइन, डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस एंड एडवांस। क्लियर है बेटा यहां तक? बताओ संदीप, निकिता, जी सर। जी सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें? नो सर। अब बेटा देखो, मैंने पेमेंट ऑफ वेजेस करा दिया। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है ना उसमें ये है नहीं, ये आपका अभी मैं करवा रहा हूँ मिनिमम वेजेस एक्ट। पहले जो आपके सिलेबस में है ना संदीप, मैं उसको कवर अप कराते जाऊंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में ट्रेड यूनियन था, मैंने आपको सिलेबस का पिक्चर्स भेज रखी है। ट्रेड यूनियन के बाद बेटा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट, सॉरी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 था। इसके बाद देखो बेटा, स्टार्टिंग का जो स्टेट इंश्योरेंस था ना वो है आपका। पेमेंट ऑफ वेजेस है पर मिनिमम वेजेस एक्ट कहीं मेंशन नहीं। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है मैं करा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। पहले जो सिलेबस में उसको फिनिश कर देता हूँ। बताओ संदीप, निकिता।
नैना, हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अगर इसको होमवर्क के लिए भी दूंगा तो आप बच्चे पढ़ सकते हो, इतना कठिन नहीं है बेटा। इसके बाद देखो, अब आपका आता है क्या, स्टेट इंश्योरेंस फैक्ट्री। हाँ, ये मत, एक मिनट बेटा बस। हाँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। सो बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर मैं बात करूं बेटा, कि स्टेट इंश्योरेंस जो हमारे ऊपर लगता है, एम्प्लॉयज के ऊपर इंश्योरेंस लगता है, तो क्या वो संदीप उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है कि उसको अलग से बेनिफिट दिया जाता है? बताओ बेटा संदीप, निकिता। जी सर। मतलब अलग से डिडक्ट किया जाता है? दोबारा बोलना सर। नहीं जो जो इंश्योरेंस दिया जाता है संदीप एम्प्लॉयज को, वो उसकी यस सर। सैलरी से डिडक्ट किया जाता है उसका अमाउंट, या फिर उसको एडिशनल दिया जाता है एज अलाउंस? सर दो तरीके का इंश्योरेंस हो गया, एक तो हो गया ईएसआई का, एक हो गया जनरल हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप डिडक्ट कर सकते हो, और हाँ, वेरी गुड। ये ईएसआई तो 100% डिडक्ट होता है। दो पार्ट होते हैं, 0.75% होता है एम्प्लॉय का, और 3.25% होता है एम्प्लॉयर का। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताया संदीप ने, अच्छी नॉलेज है बेटा आपको। इसके बाद देखो हम बात करें, अब ये जो बेनिफिट्स सिक्योर होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम बोथ बाय द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, तो एम्प्लॉयर भी अपने पार्ट से इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे अभी संदीप ने परसेंटेज के बारे में बताया हमें, और एम्प्लॉयज भी कंट्रीब्यूशन देगा अपनी सैलरी से। तो देखो, जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड होता है ना 1952, एक प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1952। तो प्रोविडेंट फंड को जो हम पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड का, तो हम उसको, उसकी रिकवरी कभी भी कर सकते हैं। आपके पास सिंपल एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, सेम आपका इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो अगर मैं स्कोप की बात करूं, तो इंश्योरेंस बेटा कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहां पे आपके 20 या 20 से ज्यादा वर्कर असाइन होते हैं, जैसे कि कोई होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, सिनेमा, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, शॉप आर कवर्ड बाय द ईएसआई एक्ट। दिस एक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड वॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री नहीं अप्लाइड किया जाता, इसमें कंडीशन फुलफिल करी जाती है, तभी अप्लाइड किया जाएगा। अब एम्प्लॉयज एंटाइटल कब होंगे? जब वो किसी मिनिमम वेजेस 2010, क्या कहता है बेटा, 15,000 से ज्यादा, अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो वो आपका स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में एप्लीकेबल हो जाए। अब अगर मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करूं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बेटा कौन है? ईएसआई की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मैं अगर बात करता हूँ बेटा, आप सुन लेना, जितने भी एक्ट लेबर लॉ में हम जितने डिफरेंट एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एक्ट क्या है? आपके ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी कहने का मतलब एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। तो ईएसआई स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑटोनोमस बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन रूल है मेकिंग द अथॉरिटी ईएसआई कॉर्पोरेशन रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अफेयर और कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ एक्ट के लिए कर सकता है। अगर इसके प्रोविजन की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन इसका कब तक हो जाना चाहिए? 15 डेज तक। रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, तो एक फॉर्म होता है बेटा, जिसमें अगर फॉर्म में सब कुछ मेंशन किया जाता है कि आप जो एम्प्लॉय है, मेल है या फीमेल है, ऑल द डिक्लेरेशन में मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द एम्प्लॉयर। आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड में आपका फोटोग्राफ सब कुछ होगा। कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में जो लिमिट है थोड़ा सा बढ़ाया गया है बेटा, पर आप थोड़ा सा पुराना ही लिमिट करके जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 1948 है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 4.75 होना चाहिए, और एम्प्लॉय का कितना होना चाहिए? 1.75। रजिस्टर्ड टू बी मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर
वेज रजिस्टर, कंट्रीब्यूशन, अटेंडेंस, एक्सीडेंट बुक, इंस्पेक्शन बुक कौन मेंटेन करेगा? एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट। कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक किया है तो मेरा बेनिफिट 1 जनवरी से 30 जनवरी होगा। क्लियर है ये चीज? 1 अक्टूबर से 30 मार्च है तो 1 जुलाई से 31 मार्च, यानी फॉलोइंग ईयर चलेगा। अब अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इसमें बेनिफिट क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सिकनेस बेनिफिट। कोई सिक हो गया है, हमें कोई सिकनेस हो गई है, उसका हमें बेनिफिट ले सकते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। तो बेनिफिट की बात करें तो टोटल 6 टाइप ऑफ बेनिफिट्स आपको इंश्योर्ड पर्सन को दिया जाएगा, या फिर उसके डिपेंडेंट और सर्टेन अदर पर्सन आर अनटाइटल। तो सबसे पहले सिकनेस बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं। सिकनेस बेनिफिट को कौन एक प्रिस्क्राइब करता है, कौन एक फाइनलाइज कर सकता है? एक अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिकनेस बेनिफिट 91 डेज के लिए अवेलेबल रहेगी। इसको वापस एक्सटेंड कब तक करा जा सकता है? 124 डेज। और क्रॉनिक, बट बेटा ये क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? संदीप, निकिता, क्रॉनिक का मतलब समझाएंगे आप? क्रॉनिक मतलब गंभीर हो गया सर। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, परमानेंट। हाँ जी। ठीक है। अभी जी संदीप सर। कौन कौन है क्लास में? बेटा आप, निकिता और नैना, और कोई नहीं है? जोगिंदर। अच्छा अच्छा, जोगिंदर। ठीक है, जोगिंदर आ रहा है ना समझ में आपको? जोगिंदर, अब देखो क्रोनिक केसेस में कब तक हो सकता है बेटा? 309 डेज तक। इसके बाद ये बेनिफिट नॉट पेबल होगा फॉर फर्स्ट 2 डेज ऑफ सिकनेस। कोई डे रिमेन ऑन लीव पे है कोई वर्कर, तब भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखो आप, ये ईएसआई डिस्पेंसरी से हम हॉस्पिटल से इसको ट्रीट करवा सकते हैं। शैल नॉट डू एनीथिंग विच रिड्यूसेस हिज चांस ऑफ रिकवरी। और इसके बाद देखो, कोई भी एरिया को लीव नहीं करेगा मेडिकल ऑफिसर परमिशन के बिना। और एग्जामिन किसके द्वारा किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर। फिर बेटा मर्टिनिटी, हमें पता ही है मर्टिनिटी बेनिफिट्स एक वुमेन को दिया जाता है उसके कन्फाइनमेंट के लिए, जब तक उसकी रिकवरी फुल नहीं होती, मिस कैरेज या फिर सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी और प्री मेच्योर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अभी बेसिकली अवेलेबल किसके लिए रहता है? इंश्योर्ड वुमेन एम्प्लॉयज के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, basically for a period of 12 weeks, comprising 6 weeks before the expected date of delivery and 6 weeks after that। यानी कि 6 हफ्ते पहले, 1.5 महीना, मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद। इसके बाद देखो बेटा आप, ये बेसिकली कैश बेनिफिट दिया जाता है लीव के साथ। ये बेसिकली पीरियड ऑफ मेटर्निटी शुड नॉट बी वर्क इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, मस्ट रिमेन ऑन लीव, टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर द लीव इज ग्रांटेड। इसमें प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। इसके बाद देखो बेटा आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट आता है। तो डिसेबलमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू देन एम्प्लॉय हो सकता है, डिसेबल हो गया वो वर्क के परफॉर्म करने के लिए। सो इसमें एक्सीडेंट हैपनिंग कब होती है? जब ब्रीच ऑफ रेगुलेशन है, सच एक्सीडेंट कम विद इन द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अभी एक्सीडेंट हैपनिंग कब होगी? जब आप ट्रैवलिंग एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज है आपको, जो ऑल ऑफ सडन आ जाती है, तो ये सारे आपके किसके आ जाते हैं बेटा? डिसेबलमेंट बेनिफिट। फिर आपका एक डिपेंडेंट बेनिफिट है। तो डिपेंडेंट बेनिफिट क्या कहता है? अगर कोई इंश्योर्ड एम्प्लॉय डाइज हो रहा है, इंजरी सस्टेन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो उसके जो डिपेंडेंट है वो अनटाइटल रहेंगे बेनिफिट के इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली पेबल विडो के लिए रहेगा ड्यूरिंग लाइफ और अंटिल रीमैरिज। अगर 2 विडो हैं तो अमाउंट डिवाइडेड इक्वली होगा। अगर कोई लेगिमिटेट लेगिमिटेड और एडॉप्टेड हमने समझा था बेटा,
तो अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ फुल रेट अंटिल ही अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई लेगिमेटेड और अडॉप्टेड अनमैरिड डॉटर है तो ये आपका 2/5 हो जाएगा जब तक उसकी 18 साल नहीं होती, या फिर विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद देखो बेटा मेडिकल बेनिफिट्स, तो ये मेडिकल बेनिफिट्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, उनकी फैमिलीज को। इसमें बिल्डिंग इक्विपमेंट, मेडिसिन, स्टाफ्स, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आ गई, शेयरिंग ऑफ अमाउंट स्पेंट इन एक्सेस ऑफ ऑल इंडिया एवरेज आ गया। इसके बाद देखो कोई इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी फैमिली एंटाइटल रहेगी मेडिकल तभी एंटाइटल रहेगी जब उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। अब ये बेसिकली इस पे कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता मेडिकल ट्रीटमेंट में, एक्सेप्ट इट इज प्रोवाइडेड बाय द डिस्पेंसरी हॉस्पिटल क्लिनिक और अदर इंस्टीट्यूशन जिसको अलॉटेड किया गया है। इसके बाद देखो बेटा लास्ट आपका फुरनल एक्सपेंसेस। फुरनल का मतलब क्या होता है बेटा, संदीप, निकिता बताएंगे आप? बोलो बेटा, फुरनल का मतलब क्या होता है? सर जब एम्प्लॉय कोई की अगर डेथ हो डेथ हो जाती है जाती तो है तो संस्कार के लिए जो मिलते हैं, हाँ हाँ, ठीक संस्कार ठीक है। करने के लिए जो मिलते हैं। तो अगर इंजर्ड एम्प्लॉय डाइज होता है, जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर है फैमिली मेंबर का, वो एक्सपेंडिचर करेगा फुनरल के और ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय, सर डिजीज जो मर 15,000 का चुका है। कैपिंग है ना इसका? क्या बेटा? 15,000 तक मिलेगा ना ये? हाँ, 15,000 तक। जी। अभी तो हम बेसिकली बेटा वो पढ़ रहे हैं आपका 1948, तो इसको थोड़ा यस हम सर। नए वाले इस पे नहीं आते। 2010 में हम 5,000 ही लेंगे। ठीक ओके है, ओके इन्होंने सर। 5,000 लिखा है। इसके बाद देखो बेटा, अगर इसके बाद देखो आपका आता है पहले मैं जो हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। हम्म, देखो आप बेटा, हमने स्टेट इंश्योरेंस कर लिया, ले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर लिया, फैक्ट्रीज एक्ट कर लिया, ट्रेड यूनियन कर दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस कर दिया। ठीक है, अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपके दूसरे पीडीएफ में, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन, चाइल्ड लेबर और नेचर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो पहले मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर जो बचे कुछ लेबर लॉ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है संदीप? संदीप, निकिता, आपको दिख रहा है ये? यस सर। ब्लैक तो देखो आपको क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? बेटा आपका जो वो है ना, इंटरनेट बहुत स्लो है बेटा, वाईफाई से कनेक्ट हो, मेरे उसकी दिक्कत। को शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, आपके जो वाईफाई की कनेक्शन, देखो आवाज साउंड में भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके उसमें दिक्कत है बेटा, मेरे उसमें नहीं है। तो देखो अगर मैं बात करूं बेटा, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, ये आपको पीडीएफ मिला था। यस सर। इसको काफी अच्छे से दे रखा है, जी जैसे मैंने कुछ 3-4 पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको साथ साथ पढ़ते रहना। तो जैसे अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमने 5 तरह के बेनिफिट पढ़े थे बेटा, वही बेनिफिट दिखा रहा है इसमें। मेडिकल, मटर्निटी, सिकनेस, डिसेबलमेंट, फर्नल और डिपेंडेंट। इसमें सॉरी, डिपेंडेंट नहीं है, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए होता है। इसमें सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर सिक्योरिटी की बात की जाती है। चैप्टर 1 की बात करें तो होल ऑफ इंडिया में है। ठीक है, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन 3.25 और 0 पॉइंट टोटल 4% होता है 20 वर्कर से ज्यादा टर्न ओवर का, जिसमें पावर यूज किया जा रहा है।
कुछ डेफिनेशंस है बेटा, इसको पढ़ लेना सेक्शन 2 में। चैप्टर 3 4 में क्या आता है, 8 में क्या आता है, 9 10 में, फिर 11 14 22, फिर फाइनेंस एंड ऑडिट, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जो अभी हमने पढ़े, ये सारे सेक्शन के हिसाब से। दिख रहा है ना संदीप आपको? यस सर। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना बेटा। जी अगर सर। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना आप बच्चे मुझसे सब। जी सर। पेनल्टीज की बात करें, पेनल्टीज हमने देखो, पेनल्टीज पढ़ लेते हैं। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो टू 2000 इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स तक हो सकता है। कोई फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय दोनों के द्वारा, तो एम्प्लॉयर। 5000, 5 फाइन ऑफ 5000 और 10,000 6 मंथ से आपका 3 इयर्स तक। कोई सेम ऑफेंस कर रहा है तो 5,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट 1986। अगर मैं बात करूं तो कंपलसरी, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का ओपन है। अगर हम बात करें बेटा चाइल्ड लेबर की, तो जो कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड कितने इयर्स तक हो सकता है बेटा, बताओ निकिता आप। बताओ निकिता बेटा, कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस की कब तक हो सकती है? पढ़ रखा है आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में। 14 years. वेरी गुड। कब से स्टार्टिंग, कब से जोगिंदर आपका ये? कौन सा स्टार्टिंग सर? जैसे 14 इयर्स तो लास्ट आपने बता दिया, पर उसका एक स्टार्टिंग ईयर भी तो होगा बच्चे का। बच्चे को कब से कब तक कंपलसरी एजुकेशन लेनी 6 लेनी, to उसके बाद वो बेसिक। हाँ। हाँ, 6 to 14, 2009 क्या था ये? ठीक है। तो 6 to 14 इयर्स तक क्या कर सकते हैं हम, कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। तो देखो इसमें बेटा, अगर मैं बात करूंगा, हमने 2 PDF को अटैच किया गया है इसमें। मैं आपको जो थोड़ा सा इजी है एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें देखो जैसे दूसरा है आपका चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि कम से कम बच्चे का, अगर कंपलसरी एजुकेशन की बात करें तो 6 to 14 इयर्स, तो 14 इयर्स तक तो एम्प्लॉयमेंट उसकी नहीं होगी। 14 इयर्स के बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या बताता है, एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिटेड करना टू इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क एंड चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज। क्लियर है ये चीज? बताओ निकिता, संदीप, जोगिंदर। यस सर। कहने का मत कहने का मतलब ये है कि जब चाइल्ड हम एंगेज कर रहे हैं किसी इंडस्ट्रीज में और एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसकी ईयर मिनिमम 15 इयर्स तक होनी चाहिए। ही मस्ट अटेन 14 इयर्स, मतलब उसने 14 इयर्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही उसे एंगेज कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है, चाहे कोई सा भी एक्ट हो बेटा, सारे होल ऑफ इंडिया में ही है। अब प्रोविजन की बात करें तो मैं कुछ आपको एक शेड्यूल बताना चाहूंगा, शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शेड्यूल ए और शेड्यूल बी पढ़ लेना। इसमें कुछ एजेंसीज को ऑथराइज किया गया है जहां पे हम नो चाइल्ड एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन, वो पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो।
पार्ट ए जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स मेल बाय रेलवे हो गया। इसके बाद देखो सिंडर पिकिंग, क्लियरिंग ऑफ एस्पिट, बिल्डिंग ऑपरेशन इन रेलवे प्रीमिसेस, कोई रेलवे स्टेशन में वर्किंग हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन हो गया, कोई पोर्ट अथॉरिटी जिसमें एक लिमिट दी गई है, सेलिंग ऑफ क्रैकर फायरवर्क में नहीं आ सकता चाइल्ड, स्लॉटर हाउसेस, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, फाउंड्रीज, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, एक्सप्लोजिव, हैंडलूम, पावरलूम, माइंस, प्लास्टिक यूनिट, फाइबर ग्लास वर्कशीट। तो इसमें क्या हो सकता है बेटे, ये पार्ट ए है कम उसका शेड्यूल का, इसमें कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है एग्जाम में। फिर पार्ट बी आता है, कोई बीड़ी मेकिंग हो गई, कारपेट वीविंग हो गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लोथ प्रिंटिंग हो गया, माचिस, एक्सप्लोसिव फायरवर्क्स हो गए, माइका कटिंग स्प्लिटिंग, सेल्विक मैन्युफैक्चर, soap manufacture, tanning, wool cleaning, building, construction industry, manufacture of slate pencils, manufacture of product or of agate, manufacturing processes using toxin metals हो गए बेटा आपके, जैसे कि लेड, मरकरी, क्रोमोनियम। इसके बाद पेस्टिसाइड्स हो गए, सारे के सारे हजार्डियस प्रोसेस हो गए, कोई प्रिंटिंग हो गया, कैश्यू कैश्यू नट्स हो गए। ठीक है, ये सारे आपके किस में नहीं आते बेटा, पार्ट बी में। कोई डाउट है? बोलो बेटा, एक बार इसको स्टडी कर लेना आप। नो सर। पा, पार्ट ए इंडस्ट्री और पार्ट बी इंडस्ट्रीज। इसके बाद देखो, अगर चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो ये बेसिकली एक बोर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्यूपेशन टू द शेड्यूल ऑफ एक्ट। इसके बाद क्या क्या आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क होंगे, तो देखो, नो चाइल्ड इज रिक्वायर्ड परमिटेड टू वर्क इन एक्सेस नंबर ऑफ वर्क प्रिस्क्राइब्ड। इन केरला की बात करें तो वर्किंग आवर्स 4.5 एक डे का है। पीरियड ऑफ वर्क की अगर नॉर्मली बात करें तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा 3 घंटे से ज्यादा का काम नहीं कर सकता है जब तक उसको 1 घंटे का वर्क, 1 घंटे का रेस्ट इंटरवल नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा परमिटेड या रिक्वायर्ड नहीं है बिटवीन 7 PM टू 8 AM वर्क करने के लिए। नो चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम। वीकली हॉलीडेज की बात करें तो सारे के सारे जो बच्चे हैं अलाउड किए जाएंगे एक होल डे की वीकली हॉलीडे के लिए। जैसे हमारा एक संडे हो गया, हमें भी एक संडे, ये एक्ट ऐसा कहता है कि एक वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए, तभी हमें एक वीकली हॉलीडे मिलता है। इसके बाद देखो बेटा, हम बात करें नोटिस टू इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर की, तो सारे के सारे जो ऑक्यूपायर के पास एक 30 डेज का रिटर्न नोटिस जाएगा फॉर्म ए में टू द इंस्पेक्टर, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोकल लिमिट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद देखो डिस्प्यूट्स एज टू एज, ये फॉर्म सी सर्टिफिकेट में जाएगा कोई मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा। रजिस्टर्स की बात करें बेटा तो देखो, हर ऑक्यूपायर एस्टेब्लिशमेंट के पास एक रजिस्टर मेंटेन होगा। फॉर्म बी, डिस्प्ले ऑफ नोटिस किस में दे सकते हैं बेटा, फॉर्म D14 सेक्शन 3 कहता है ये। पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो पेनल्टीज में बेसिकली हमारा कोई वायलेशन हो रहा है सेक्शन 3 का। अभी सेक्शन 3 कौन सा है बेटा आपका, सेक्शन 3 जो आपका ये था पार्ट ए और पार्ट बी इंडस्ट्रीज में एंगेज करने का चिल्ड्रन का। तो इसका कोई सा भी वायलेशन हो रहा है तो बेटा कहाँ आएगा, देखो आप, सच वायलेशन अंडर सेक्शन 3 shall be punishable within imprisonment not less than 3 months which may extend to 1 year। यानी कि 3 महीने से 1 ईयर तक जा सकता है, और 10,000 से 20,000 तक अमाउंट। ठीक है, अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रहा है तो ये फिर से दोबारा से 6 मंथ से 2 साल तक हो सकता है।
और सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो 1 महीने से फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 और वो तो हम बेटा जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन उसको ही करके जाएंगे अगर एग्जाम में आता है। इसके बाद देखो कौन प्रोसिक्यूशन कर सकता है, कोई पर्सन, पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया गया है, कोई इंफीरियर कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इस ऑफेंस को नहीं कर सकता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट की बात करें तो ये आपका सेक्शन 3 और 14 में आता है, फॉर्म नंबर डी में, ठीक। क्लियर है बेटा? चाइल्ड लेबर, बताओ संदीप, निकिता, जोगिंदर, क्लियर है? चाइल्ड लेबर एक्ट आपको 1986। सर इतना ही आएगा जितना आप बता रहे हो? जी और भी चीजें ना बेटा, ये सारी ऊपर अच्छा, है, ये जो ऊपर है पूरा बेयर एक्ट है, ठीक है। ओके सर, जो नोट्स है वो इनफ है? मेरे हिसाब से तो इनफ है, ठीक है सर। जैसे एग्जाम देंगे बेटा। ओके सर। क्योंकि अगर आपको एडवांस करना है तो एडवांस कर सकते हो, मैं मना नहीं करता बेटा। पर वही थोड़ा दिमाग खराब होगा क्योंकि 8 बुकें आपके पास, और शायद छुट्टी एक एक दिन की भी ना दे। इसमें देखो जो आपका बेयर एक्ट कहता है, इसको एक बार थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, कोई नई चीज ना हो। जैसे बेयर एक्ट में आपकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है डे में। 24 एस्टेब्लिशमेंट, फैमिली, ऑक्यूपायर, पोर्ट अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब, वीक, वर्कशॉप, ठीक है। कौन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन होगा? तो पार्ट ए, पार्ट बी शेड्यूल, ये पार्ट ए, पार्ट बी कौन है देखो आप, नीचे दे रखा है बेटा आपको। पेनल्टीज हो गई। पार्ट ए में देखो शेड्यूल सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 था ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 है। अब अगर मैं बात करूं बेटा लेबर लॉ की, तो लेबर लॉ में जैसे अगर पेनल्टीज हो गई, कोई डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, या फिर आपका अथॉरिटी हो गई, तो इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अगर शेड्यूल की बात करें तो इसमें ऑक्यूपेशन आ गया आपका, प्रोसेसेस आ गए देखो, पार्ट ए पार्ट बी के बारे में अच्छे से बता रखा है इस सेक्शन 3 में। ये ऐसे आपकी इंडस्ट्रीज है जहां पे हम चाइल्ड को एंगेज नहीं कर सकते वर्क के लिए, ठीक है। बताओ संदीप, कोई डाउट है? चले आगे हम। बोलो निकिता। नो सर। इसको एक बार बेयर एक्ट को देख लेना आप बच्चे, ठीक है। इसके बाद देखो आपका चाइल्ड लेबर एक्ट हमने 1986 कवर अप कर लिया। इसके बाद देखो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आता है आपका, और वर्कमैन कंपनसेशन। तो हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी बेसिकली एक डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड एक्ट है, जो एक डेफिनेशन देता है किसके बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्री 1946, ये बेटा आपका बिफोर इंडिपेंडेंस से बात हो रही है। जो वर्कर थे उनके पास एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सर्विसेज के लिए, को स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए। तो लॉट ऑफ डिसरप्शन, फ्रिक्शन, प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा था बिटवीन द वर्कर एंड बॉसेस। सो बेसिकली एक लेबर कमिटी 1944 1946 से क्रिएट किया गया है, जिसमें कॉज की इश्यूज ऑफ इश्यूज की कॉज कॉज ऑफ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें काफी सारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी ऑन अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की। तो बेसिकली इस कमिटी में सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देखा गया रिगार्डिंग द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लॉ है जो ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए टू फ्रेम एंड अप्रूव द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 है, ये बेसिकली आपका एनफोर्स किया गया, ठीक है।
तो अगर हम पढ़े बेटा, सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टेट करता है कि एक्ट प्रोवाइड क्या करेगा, रेगुलर स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फैक्ट्रीज वर्कर मेन प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में। सेकंड एम क्या, देखो सबसे पहला एम क्या कहता है, किसका, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946। तो बेटा ईयर भी सब सारे एक्ट के पढ़ के जाना। फिर वो चाहे स्टेट इंश्योरेंस 1948 है, डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, फिर इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ट्रेड यूनियन 1926 है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया 1936, चाइल्ड लेबर हो गया 1986, वर्कमैन कंपनसेशन 1923, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946। तो जितने भी डिफरेंट ये लेबर लॉ आ रहे हैं ना, इनके जो एक्ट के ईयर, इनको भी पढ़ के जाना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है संदीप, निकिता? ओके सर। जी सर। बोरियत तो नहीं लग रही ना संदीप पढ़ाने में? नहीं सर, मेरी तो जॉब यही है। जॉब में मतलब कैसे ये है मैं पढ़ने एचआर का? हूँ ना सर। हम्म। लेबर लॉ सब मेरा प्रोफाइल है। अच्छी बात है बेटा। तो ज्यादा खड़ूस पंती करते हो क्या बेटा एम्प्लॉयज के लिए? नहीं सर। मतलब उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस वैसे वीक दिखा देते हो आप, कमजोर है काफी। नहीं, इम्प्रूवमेंट करने के जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कराते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देके। कोई किसी प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहा होता तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। सही बात है बेटा। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को निकालना सॉल्यूशन होता है। सही निकालना बात आसान है। होता है, लेकिन दूसरा एम्प्लॉय आएगा वो भी तो स्क्रैच से सीखेगा। सही बात है। कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं होता, स्टार्टिंग उसको यस सर। इनिशियल लर्निंग स्टेज से ही करना पड़ता है। जी सर। तो देखो अगर हम बात करें बेसिकली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946, ये क्या कहता है बेटा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 सबसे पहले वर्कर किस, उसके प्रोफेशनल या वर्किंग रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। इसके बाद सेकंड नेम क्या है बेटा, रिकॉग्नाइज करना एम्प्लॉयमेंट टर्म्स कंडीशन जो उसको फॉलो करने हैं, ये मिनिमाइज करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर अगेंस्ट देयर विल और नॉलेज। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या, इंडस्ट्रियल पीस के बारे में, हार्मोनी बाय सपोर्टिंग फेयर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। अगर मैं जनरल सेंस में समझूं तो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर किसको दे रहा है, फैक्ट्री वर्कर मेन प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप के लिए। डिफाइन करेगा बेटा प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद देखो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, कोड कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बारे में कि उनका रिलेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है। एक प्रॉपर डिसिप्लिन हार्मोनियस वर्किंग कंडीशन, अचीवर हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग द सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशन। इसके बाद देखो रिडेस फॉर ग्रीवेंसेस, ये हर उसमें आपको लेबर में मिल ही जाएगा, जैसे जो कमिटी बनी होती है हम कमिटी में बात अपनी रख सकते हैं। टू स्पेसिफाई द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। अब इस अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें बेटा एक्ट की, तो बेटा बेसिकली उस इंडस्ट्रीज में आता है जिसमें 100 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉयड किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब इसके बाद एक्सक्लूजन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो कहाँ कहाँ नहीं होता, सबसे पहले बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोई एक्ट है, मध्य प्रदेश वहां नहीं होगा। कोई इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्ट कर रखी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, वहां नहीं होगा। जिसमें कोई फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स, या फिर सिविलियन है बेटा आपका किसका, डिफेंस का, ठीक है, वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद देखो सर्टिफाइंग ऑफिसर की बात करें तो इसमें एक लेबर कमिश्नर आ जाता है, रीजनल लेबर कमिश्नर आ गया, जो परफॉर्म करेगा सारे फंक्शन किसके, सर्टिफाइंग ऑफिसर के। एम्प्लॉयर आपका सेक्शन 2 क्लॉज डी में आ रहा है। एम्प्लॉयर में क्या क्या आते हैं देखो, फैक्ट्री, आपका फैक्ट्रीज एक्ट
अंडर 14 फैक्ट्रीज एक्ट 1940s में जो फैक्ट्री आ गई, जिस फैक्ट्री में वर्क कर रहा है वो एक आपका एम्प्लॉयर मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हो गया। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट। इसके बाद देखो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओनर ऑफ द सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब अगर इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बेटा बेसिकली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, कोई फैक्ट्री होगा या फिर आपका रेलवे होगा। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जिसमें वर्कमैन आता है फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट विद ओनर ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में क्या 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 चीजें आती है, क्या क्या इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइंस, प्लांटेशन, वर्कशॉप, बिल्डिंग एक्टिविटी, ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। इसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन की बात करें तो वर्कमैन में कौन कौन आते हैं बेटे, सेक्शन 2 सबसेक्शन एस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से लिया गया है। कोई अप्रेंटिस एम्प्लॉयड हो गया, कोई इंटर्नशिप पे हो गया, जो स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल सुपरविजन टेक्निकल क्लरिकल वर्क फॉर हायर रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कंसिडर्ड एज वर्कमैन। क्लियर है बेटा ये चीज, बताओ आप। बोलो बेटा, संदीप निकिता यहाँ तक यस क्लियर सर, है। यस सर। जी सर। अच्छा निकिता हमें बताएगी, अभी हमने पहले दो कौन से एक्ट पढ़े बेटा आज की क्लास की स्टार्टिंग में। वैसे अभी तक 3 एक्ट पढ़ चुके हैं हम, 2 एक्ट ही बता दो बेटा आप। बोलो संदीप, कौन कौन से 2 एक्ट पढ़े बेटा आपने। क्या कह रहे हैं सर, कौन से दो एक्ट पढ़े? हाँ अभी स्टार्टिंग जैसे क्लास स्टार्ट हुई है हमारी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ लेबर वेजेस हो गया, लॉ, चाइल्ड। ईएसआई हो गया, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड हाँ लेबर हो और गया। वेरी गुड एक्सीलेंट, ठीक है। अब अगर वर्कमैन की बात करें तो इसमें कौन कौन नहीं आता, कोई आर्मी एक्ट का वर्कर या फिर एयरफोर्स एक्ट का वर्कर या नेवी एक्ट का, जो एक पुलिस सर्विस या ऑफिसर ऑफ प्रिजन का है, एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का, ये आपके नहीं आ सकते, जिसमें 1100 रुपीज पर मंथ की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद देखो स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो कोई इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, जब तक वो चेंज या फिर कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। सेट ऑफ मॉडल रेफरेंस विद कंडीशन एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके बाद देखो ट्रेड यूनियन हो गए आपके। अब ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है बेटे बेसिकली एक कनेक्शन दिखाता है किसका, बिजनेस और एक लेबर का, जिसमें हम ग्रुप ऑफ लेबरर की बात कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स, पार्टिसिपेशन या सस्पेंशन की। अब इस एक्ट में हम समझे तो बेटा बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, एक रूल फॉर कंडक्ट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें जो मैटर दिए गए हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन होना चाहिए किसका, वर्कमैन का, फिर वो चाहे परमानेंट हो टेम्पररी हो, मैनर और इंटीमेटिंग वर्कमैन पीरियड का, आवर्स ऑफ वर्कर वर्क का, शिफ्ट वर्किंग अटेंडेंस हो गया, कंडीशन ऑफ प्रोसीजर हो गया, रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमिसेस हो गया, क्लोजिंग एंड रीओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बेटा। इसके बाद टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट का, सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ मिसकंडक्ट एंड ओमिशन। इसके बाद देखो कोई रिड्रेस वर्कमैन का, फिर कोई भी ऐसा मैटर जिसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बोलो। बोलो बेटा संदीप निकिता, फिर ये केस स्टडी है कुछ। बोलो बोलो बेटा। क्लियर। स्टैंडिंग ऑर्डर बेटा जैसे हमारी कमिटी बनाई गई थी ना चाइल्ड लेबर में, तो वैसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर एक तरह से कमिटी में मान सकता हूँ, जिसमें वर्किंग आवर्स आ गए,
ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आ गई जो किसके द्वारा दी गई बेटा, आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 के द्वारा। ठीक। तो इसके इसमें देखो बेटा, अगर मैं इसके सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट, ये केस लॉ एक बार आप पढ़ लेना बच्चे। अगर इसमें सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सेक्शन 3 में है बेटा। इसमें क्या समझाया गया, अगर आपका डेट एक्ट का बिकम एप्लीकेबल हो रहा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का, तो बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो सबमिट कर सकता है सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट का। इसके बाद ये जो प्रोविजन है बेसिकली ड्राफ्ट का शेड्यूल में होगा, किसके लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिशन आपका एक ट्रेड यूनियन के द्वारा इंक्लूडिंग द ट्रेड यूनियन नेम में होना चाहिए। सच कंडीशन में बी प्रिस्क्राइब्ड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट अ जॉइंट ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। क्लियर है बेटा ये चीज। यानी कि हम जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट था, तो फैक्ट्रीज एक्ट में हमने सर्टिफाइंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा था। तो जो सेटिस्फाइंग ऑफिसर अगर स्टैंडिंग ऑर्डर हमें भेज रहा है तो सबसे पहले 5 कॉपीज को सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल है, शेड्यूल में जो आपका प्रिस्क्राइब्ड है उसके साथ हमें लॉ के साथ कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ट्रेड यूनियन, उसमें जो हम स्टैंडिंग ऑर्डर भेज रहे हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर को, उसमें ट्रेड यूनियन के बारे में भी थोड़ा सा होना चाहिए। इसके बाद जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर है उनके बारे में सारी प्रोसीजर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कंडीशन है सर सेटिस्फिक। हाँ हाँ बोलो। सर ये केस स्टडी केस स्टडी आप पढ़ लेना वैसे बेटा, करा दो निकिता केस स्टडी में। लेबर लॉ में कम चांसेस है ब्रीफिंग बेटा केस स्टडी के। संदीप, वॉइस आ रही है बेटा मेरी। यस सर, नेटवर्क इशू हो रहा है सर, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल। हाँ समझ जाऊं बेटा मैं। तो देखो ये केस स्टडी बेटा आप कर लेना, हिंदुस्तान लीवर वर्सेस वर्कमैन एयर, इसके बाद बेहद जनरल वर्सेस अली हसन, ये केस स्टडी आप पढ़ लेना। ये सुप्रीम कोर्ट 17 है, ये ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है। फिर कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो बेसिकली किस में होगा, एक शेड्यूल जो आपका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहता है। इसके बाद देखो ये कंफर्म होने चाहिए आपके लॉ से। इसके बाद देखो बेटा थोड़ा सा मैं इसको स्किप करना चाहूंगा क्योंकि इसमें इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बेटा कोई डेविएशन आ रहा आपका मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर से, तो जो एप्लेंट अथॉरिटी है सर्टिफाइंग ऑफिसर की, वो देखेगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, वो नेसेसरी एडिशन और मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसके बाद देखो रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बेसिकली सेक्शन 3 क्या कहता है कि इंक्वायर करेगा आपका मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को। सेक्शन 4 ऑथराइज करता है फेयरनेस रीजनेबलनेस ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। जब स्टैंडिंग ऑर्डर आप में आपका कोई प्रोविजन नहीं है तो एज ऑफ रिटायरमेंट, नो प्रोविजन, देखो स्टैंडिंग वेयर द स्टैंडिंग ऑर्डर मेड नो प्रोविजन रिगार्डिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉयर दिया जाएगा। ठीक है ना, रिगार्डिंग कि उसकी कब तक एज ऑफ रिटायरमेंट होगी। इसमें क्या क्या इस शेड्यूल में मैटर्स नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल, तो जो मैटर्स है बेटा वो आपके सेक्शन 15 में आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 के अंदर। इसके बाद देखो डिफरेंट सेट की बात करें बेटा हम, डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, तो बेसिकली इसमें कौन कौन आ सकता है आपका,
डिफरेंट सेट्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ वर्कमैन और द एम्प्लॉयर्स का ये फ्रस्ट्रेटेड, तो डिफरेंट सेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इसमें इतने पढ़ लो, इनफ है। सेटिंग ऑफिसर एंड अपीलेंट अथॉरिटी टू हैव द पावर टू द सिविल कोर्ट। तो जितने भी सेटिस्फाइंग ऑफिसर है ये और अपीलेंट अथॉरिटी है, अपीलेंट अथॉरिटी बेटा जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को रूल करते हैं, उनके पास एक पावर है सिविल कोर्ट का फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हो रही है सर्टिफाइंग ऑफिसर अपीलेंट अथॉरिटीज में, ये बेसिकली आपका करेक्टेड किसके द्वारा होनी चाहिए, ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा करेक्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद देखो, अगर पेनल्टीज और प्रोसीजर की बात करते हैं तो कोई एम्प्लॉयर फेल है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को देने के लिए, तो बेसिकली इस पे कितने की पेनल्टी लग सकती है, 5000 तक जा सकती है, जो कि 200 से, फर्स्ट ऑफेंस के लिए 200 है, फिर आपका सेकंड ऑफेंस के लिए 5000 है। कोई एम्प्लॉयर बेटा आपका स्टैंडिंग ऑर्डर को फाइनली सर्टिफाइड नहीं कर रहा है तो ये भी आपका 100 से 25 रुपीज तक जा सकता है। इसके बाद देखो, आप कोई भी प्रोसिक्यूशन पनिशेबल नहीं है आपका अंडर इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट द सेम सेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नो कोर्ट inferior to that shall try an offense under this section। तो मैं पॉइंट नंबर 3 4 को छोड़ सकता हूँ, पॉइंट नंबर 1 और 2 को ही पढ़ लेना बेटा आप। एक में 500, एक में देखो आपका 500 है और दूसरे में 100 है, ठीक है। बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? पेनल्टीज एंड प्रोसीजर सेक्शन 13। जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 है, इसमें बेसिकली स्टैंडिंग ऑडिटर था, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में था, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के बारे में था, अपीलेंट अथॉरिटीज हो गई आपकी, ठीक है। क्या फाइन्स एंड पेनल्टीज है? बोलो बेटा, संदीप, निकिता, क्लियर है ये चीज? जी सर। इसके जो मेन मेन सेक्शन है ना बेटा, वो पढ़ लेना। अभी मैं आखिरी में ना 15 मिनट में एक बार पेपर के बारे में समझाऊंगा कि इसका पेपर आता है कैसे, क्योंकि आज थोड़ा लेबर लॉ फिनिश कर देंगे हम। जो एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे आप बच्चों के साथ। अब देखो, आपका जो लास्ट लेबर लॉ बस ये बेटा, ये केस स्टडी आप बच्चे पढ़ लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी पिछली बार आया नहीं एग्जाम में लेबर लॉ में। अब देखो, मैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक। अभी तक हमने अपनी क्लास मॉर्निंग क्लासेस में जो जो डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने बेटा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 डिस्कस किया। फिर बेटा हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिस्कस किया। फिर हमने स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बेटा चाइल्ड लेबर प्रोविजन 1986 के बारे में डिस्कस किया। फिर बेटा हमने क्या डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946 के बारे में। फिर लास्ट बेटा आपका आता है वर्कमैन कंपनसेशन 1923, जो आपके सिलेबस में। फिर जो वर्कमैन कंपनसेशन 1923 है, ये वर्कमैन की कंपनसेशन एक तरह से इंजरी के बारे में है। जो हमने इंश्योरेंस पढ़ा है ना, काफी हद तक सेम है बेटा। अब अगर मैं बात करूं, देखो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की, तो बेसिकली ये ईएसआई के अंडर कवर नहीं होता। एक्ट डज नॉट अप्लाई वेयर वर्कमैन कवर्ड अंडर द ईएसआई। Since a workman is entitled to get the compensation from employee state insurance corporation, a workman covered under the ESI is not entitled to get the compensation under workman compensation है। यानी परफॉर्मिंग दोनों की सेम है, किसकी, ईएसआई की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की परफॉर्मिंग और वर्कमैन कंपनसेशन की परफॉर्मिंग सेम है। बट दोनों के जो वर्कर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि
कोई वर्कर अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन में कवर्ड है तो उसको ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ कोई वर्कर अगर ईएसआई में रजिस्टर है तो उसे वर्कमैन का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बताओ बेटा निकिता, संदीप, जोगिंदर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अगर मैं जी वर्कमैन सर। वर्कमैन कंपनसेशन की बात करूं, बेसिकली वर्कमैन और डिपेंडेंट को सम रिलीफ देता है किस बिहाफ पे, एक्सीडेंट में, इसके बाद कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो फिर डेथ या फिर डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन की है। ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा फॉर बेनिफिट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर टू देयर वर्कमैन कंपनसेशन फॉर इंजरी बाय द एक्सीडेंट। अब अगर मैं वर्कमैन की बात करूं तो वर्कमैन में देखो वर्कमैन क्या होता है। जैसे वर्कमैन हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से पहले समझाना चाहूंगा। कोई मास्टर सीमैन, मास्टर ऑफ द क्रूज शिप आ गया, कोई कैप्टन आ गया, कोई मेंबर क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट हो गया, कोई ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर। ठीक है, तो बेसिकली देखो आप, वर्कमैन कौन होते हैं? जो नॉर्मली आपका कैजुअल नेचर में नहीं होते, जो एम्प्लॉयड नहीं किए जा, मतलब हु इज एम्प्लॉयड अदर देन द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर ट्रेड और बिजनेस। जो एम्प्लॉयर या ट्रेड और बिजनेस को छोड़ के एम्प्लॉयड किए जाते हैं। जैसे कोई रेलवे सर्वेंट हो गया, रेलवे एक्ट 1989 में। इसमें देखो क्या क्या दिखा रखा है। अगर मैं वर्कमैन की बात करूं तो देखो बेटा आप, सबसे पहले वर्कमैन की बात करें तो बेटा कोई रेलवे सर्वेंट हो गया, सेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। इसके बाद कोई परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, डिविजनल सब डिविजनल ऑफिस ऑफ रेलवे नॉट एम्प्लॉयड इन सेक्शन 2। ये जैसे कि कोई मास्टर सीमैन या आपके वर्कमैन नहीं है। कैप्टन, अदर मेंबर ऑफ क्रू, पर्सन रिक्रूटेड एज ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर ऑफ अ मोटर व्हीकल। कोई पर्सन रिक्रूटेड है वर्क अब्रॉड बाय द कंपनी, जो एम्प्लॉयड आउटसाइड द इंडिया है, जिसमें शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल आ गए। इसके बाद देखो कोई एम्प्लॉयड शेड्यूल सेकंड में है, ये आपका वर्कमैन में नहीं आते। अब देखो इसके बाद देखो वर्कमैन में देखो, जैसे कि आपका एक और बात समझा रहा है बेटे आपको। जैसे कि कोई कुक एम्प्लॉयड इन होटल रेस्टोरेंट यूजिंग पावर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एनी अदर मैकेनिकल डिवाइस द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, तो ये आपका वर्कमैन में आ सकते हैं। इसके बाद देखो एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयड हो रहा है किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर के, एक्सक्लूडिंग द कैजुअल एम्प्लॉयज, तो बेसिकली पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस में आएंगे, जिन्हें एक इंजरी एक्सीडेंट हो रखा है राइजिंग आउट ऑफ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट shall be entitled for compensation under the act। अब कौन कौन से एम्प्लॉयबल लाइबिलिटी है कंपनसेशन के लिए? सबसे पहले जिसको द एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर दिस एक्ट इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट एन एम्प्लॉय। किस चीज के लिए कंपनसेट कर सकता है? कोई सफर्ड एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसमें रिजल्ट डेथ हो गया, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया, वेदर टोटल या फिर पार्शियल हो, या फिर किसी को कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज उसके कंटेंट में आ गई। ठीक है, मतलब ही 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 इज इन द ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये बेटा आपके कंपनसेशन में आते हैं। देखो कौन कौन से परमानेंट डिसेबलमेंट, जो डिसेबलमेंट है बेसिकली वो पार्शियल भी हो सकता है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है। इसके बाद देखो कौन कौन नहीं है जिसको पार्सिबली डिसेबलमेंट या टोटल नहीं हो रहा 3 दिन तक, या फिर कोई डेथ नहीं हुई, कोई डायरेक्टली किसी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स में नहीं है। इसके बाद देखो विलफुल डिसोबीडियंस करा वर्कमैन,
फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कमैन, यानी कि वर्क को डिसोबे कर रहा है। इसके बाद देखो रिमूवल बाय द वर्कमैन ऑफ सेफगार्ड हो गया, या से सेफ्टी ऑफ वर्कमैन के बारे में पता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डिसोबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय शैल लाई अपॉन द एम्प्लॉयर। इसके बाद देखो बेटा आप, कोई एम्प्लॉय को डिजीज हो रखी है किसी ऑक्यूपेशन या एक्सीडेंट की, या फिर कोई एम्प्लॉय ने स्यूट फॉर डैमेजेस कर रखा है अगेंस्ट द एम्प्लॉय, तो ये बेसिकली क्या है, आपके कंपनसेशन के लायबल नहीं है। इसके बाद देखो बेटा कॉन्ट्रैक्टिव आउट के बारे में क्या समझा रहा है आपको, कि एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिसमें आपका वर्कमैन गिव दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है अपना राइट टू कंपनसेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इज नल और वाइड, और रिमूविंग द लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे द कंपनसेशन अंडर द एक्ट। इसके बाद देखो डिसेबलमेंट, आपने जैसे पढ़ा है बेटा, दो तरह की डिसेबलमेंट होती है, टोटल और पार्शियल, जिसमें परमानेंट आता है, टेम्पररी आता है। परमानेंट और टेम्पररी आपका बेसिकली वर्कमैन की इनकैपेसिटी इनकैपेसिटीज को देख के डिसाइड किया जाता है। इसके बाद देखो अगर टोटल डिसेबलमेंट की बात करें तो बेसिकली ये बेटा आपका पार्ट 1 शेड्यूल 1 में दिखाया गया है। फिर पार्ट 2 शेड्यूल 1 में बताया गया है कि अर्निंग कैपेसिटी उसकी परमानेंट लॉस हो चुकी है 100% और मोर। इस बेसिकली डिसेबलमेंट इज सेड टू बी परमानेंट पार्शियल, कब होगी परमानेंट पार्शियल, जब बेटा वो आपका, ये पार्ट 2 में आता है आपका शेड्यूल 1 में, जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल की बात करूं, देखो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की तो उसकी कंप्लीट अर्निंग पावर लॉस यानी जीरो हो गई है। वहीं अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करें तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो रिड्यूस हो रही है। इसके बाद देखो बेटा टेम्पररी डिसेबलमेंट, ये बेसिकली रिड्यूस करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ वर्कमैन जिसके लिए वो एक्सीडेंट के लिए अगेज हो रखा है। यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ एक बार संदीप, निकिता। जी सर। जी तो अभी तक वर्कमैन कंपनसेशन 1923 में क्या क्या पढ़ा बेटा आपने? ऊपर ऊपर से बता दो आप। बोलो बेटा संदीप। जी सर। liability पे हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्रिकॉशंस पढ़े थे सर, जिसमें सच पर्सन इंजरी अगर एक्सीडेंट अगर हो जाए एक्सपेक्टेड, तो उसमें कंपनसेशन देगी कंपनी। और आप बताओ संदीप। सर ओनली एक्सीडेंटल केस में होगा ये, और हम्म डिसेबलमेंट परमानेंट, टेम्परेरी और हम्म पार्शल। और उसमें हम्म सर वो प्रॉपर टेबल दिया हुआ है किस किस हम्म केस में, मतलब जैसे वो दो आंख गई तो कितना हम्म कंपनसेशन होगा, दो हाथ गए तो हम्म कितना होगा, एक आंख एक कान गया, एक आंख एक हम्म। हाथ गया, ऐसे सब पूरा टेबल दिया हुआ है उसमें। हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा। और बताओ बेटा इसके अलावा। और इसमें क्या क्या वो होते हैं? सर डिजीज हो जाएगी तो कितने मतलब कितना कंपनसेशन मिलेगा सर, ये बताया है। और डेथ हो हम्म जाएगी तो तब ना मतलब 50% उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाएगा। और परमानेंट हम्म डिसेबिलिटी हो जाएगा तो 80%, 90,000 या 50,000 ऐसे कुछ कंपनसेशन मिलेगा। हम्म और
हम्म और टेम्परेरी अगर डिसेबल हो जाएगा पर्सन तो उसे 50% या फिर उससे थोड़ा सा कम 25% उसको सैलरी के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा पर मंथ। हम्म और हम्म देखो आप, अब देखो अगर मैं बात करूं बेटा, कौन कौन एम्प्लॉयर लाइबल नहीं था, बताओ संदीप एक बार। बच्चे कम ही आते हैं बेटा थर्ड ईयर में। ऐसे पिछली बार संदीप निकिता सुन रहे हो आप? हाँ जी सर सुन रहे हैं बताइए। यस सर। पिछले साल भी ऐसे बच्चे गायब हो रहे थे। तो भाई अब एकेडमी का भी डिसीजन मैं गलत नहीं कहूंगा कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं बच्चों को, तो उनकी क्लास कैंसिल ही कर दो। तो आई थिंक 2 महीने हुई थी, फिर 2 महीने के बाद कैंसिल कर दी थी, फिर लास्ट के 1 महीने लगाई जब बच्चों ने प्रेशर किया। तो भाई एक दो दो बुक उनकी लेफ्ट हो गई थी। हाँ, एक तो मैं वो नहीं करा पाया था, एनवायरमेंटल लॉ नहीं करवा पाया था उन्हें, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल है, नोट्स दे दिए थे बच्चों ने खुद से पढ़ लिए थे। और एक ट्रस्ट वाला। तो अगर ऐसे बेटा आपके भी बैच में बच्चे अगर ऐसे गायब होते रहेंगे तो क्लासेस मुश्किल ही है। तो एक बार आप बच्चों से अगर कोऑर्डिनेशन आपका होता है बेटा, आप दोनों बच्चों का, तो बोलो कि बेटा यस क्लासेस सर। संडे ले लिया करो। यस सर। नहीं तो फिर वो अगर वो क्लोज कर देंगे तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता संदीप। मैं तो बेटा उधर देखो एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एक्सीडेंट अराइजिंग आउट, क्या बेटा संदीप? सर नेक्स्ट क्लास में मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूंगा, बट ये मैं बोलूंगा सबको कि हम्म टाइम निकाल के क्लास नेक्स्ट, जरूर अटेंड हाँ, करना नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट क्लास तो थोड़ा वो शिवरात्रि वाले दिन है ना। तो मैं बेटा ऐसा प्लान कर रहा हूँ, देखो अच्छा अगर नहीं, आप नेक्स्ट में बच्चों रहूंगा को। मैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में नहीं रहूंगा मैं, 20th को 21st वाले में मैं वहाँ रहूंगा। वैष्णो देवी का मेरा प्लान है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशू, नेटवर्क रहेगा तो उधर भी अटेंड करूंगा, हाँ मैं लेके जाऊंगा हाँ, पोस्टपेड नहीं सिम। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ तो वैसे भी नेटवर्क रहेगा ही नहीं यार। हम्म। वहाँ तो हमारा जो नॉर्मल प्रीपेड होता है वो चलता नहीं, नहीं, शायद पोस्ट पोस्टपेड पेड ले चलता जाऊंगा है मैं। वहाँ पे। हाँ, पोस्ट पोस्टपेड ले पेड जाऊंगा। चलता है वहाँ पे। जी जी। ठीक है। तो बेटा यही है निकिता, एक बार अगर शिवानी से बात होती है तो शिवानी से भी बोलो, ठीक है, क्योंकि देखो फिर अगर उन्होंने क्लास मेरे को शायद जहां तक लग रहा है कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर एक दो बच्चे ऐसे ज्वाइन हो फिर क्या फायदा क्लासेस का, कोई यूज है? तो ये तो वही बात हो गई, मैं नोट्स बना देता हूँ और आपको भेज देता हूँ। हाँ, बच्चे खुद ही पढ़ लो तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का, फिर इम्पोर्टेंस कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसे आएगा पेपर, कुछ आइडिया ही नहीं है हमें। बेटा सेकंड ईयर थोड़ी ना थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में ही सबसे ज्यादा बच्चे क्लासेस को मिस करते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर तक वो प्रॉपर एडवोकेट बन चुके होते हैं। एटीट्यूड आ जाता है ना बच्चों के अंदर, फर्स्ट ईयर का लल्लू सा पेपर दिया, जिसमें कुछ कोर्स होता नहीं फर्स्ट ईयर में, वो पेपर दिया तो संदीप उनको कॉन्फिडेंस आ गया, तो सेकंड ईयर में क्लासेस करते गए, थर्ड ईयर में भी। सर हमें तो इतनी टेंशन हो रही है एआईबी की अभी, ऐसा लग रहा है जितना मतलब सब कुछ अच्छा पढ़ा सेम रहे संदीप, थे। चीज अच्छा है सेम। अच्छा, अच्छा संदीप निकिता, मुझे एक थोड़ा सा डाउट था बेटा, 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप बच्चों का।
मेरे से यार फर्स्ट ईयर के जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में गए वो कह रहे वहां पे चीटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। होता है ऐसा कुछ? सर ऐसा नहीं सर होता। हम लोग ऐसा नहीं होता। करने का। कभी कभी निकिता आपका एक वो में बस। नेटवर्क इशू है। हाँ। हाँ कभी कभी संदीप सर आप ऐसा बताओ होता है। बेटा। कभी कभी ना टीचर लीनियंट होता है। तो अच्छा हाँ वही तो। कुछ नहीं कहता, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना इतनी हम्म। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। और जैसे वो फ्लाइंग तो आती रहती है। तो ये शाइन भी पकड़ा गया था अपना। अच्छा। तो शाइन पकड़ उल्टे के उल्टे फिर काम करता है। कैंसिल? हाँ, वो तो छोड़ दिया कैंसिल था किया इन्हें, था हाथ उसका? हाथ। नहीं, हाथ पैर पकड़ने लग गया तो छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन हम्म। पकड़ा गया था। ऐसे नहीं है कि तो चीटिंग है खुलेआम ना। चलती है। तो डिपेंड करता वही है तो मैंने। टीचर टीचर कैसा है। अच्छा कभी हाँ कभी बेटा तो तीन तीन बच्चे चार चार मुझसे लोग आ जाते हैं। मुझसे बच्चे पूछे थे कि सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिकल होगा आपका? मतलब सेकंड ईयर में हुआ था संदीप प्रैक्टिकल बुलाया था प्रैक्टिकल तो आपको? हुआ था सर, यस सर। हाँ ठीक है। तो वो लेकिन सर वो ड्राफ्टिंग के ऊपर पूछा था कि किसके ऊपर पूछा था? ड्राफ्टिंग के ऊपर ही सर। तो ड्राफ्ट बनवाए थे क्या आपसे? ड्राफ्ट वो पूछे थे उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह सब। ठीक है क्लास में थोड़ा मुझे भी बता देना है क्योंकि वो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर हमें गाइड कर देना। मैंने कहा मतलब ठीक है। अपनी तरफ से सर प्रिपेयर होके जाना चाहिए वहां पे। कुछ नहीं पता कि चीटिंग कभी इतना ज्यादा हम्म। स्ट्रिक्ट कर देंगे कि सिर भी नहीं हिलाने देंगे। तो उस भरोसे आप चीटिंग के भरोसे गए तो आप फेल हो जाओगे। वही तो। और चीटिंग का मतलब ये नहीं कि चीटिंग में आप फर्रे चलते हैं और आप बुक रख के बैठे हो, ऐसी चीटिंग हम्म। नहीं होती। एक दूसरे से पूछने का अलाउ कर देते हैं। कभी कभी कोई लीनियंट टीचर होता है हम्म। तो आस पड़ोस वालों को नहीं भी तो कुछ मुझे। आना चाहिए। नहीं आस नहीं पड़ोस में संदीप सब मुझे नालायक कह रहे। बैठे हैं तो क्या नहीं होगा। नहीं। नहीं नहीं मुझे स्टूडेंट कह रहे कि वहां पे टीचर आके बच्चों को बता रहे तो मैंने कहा इट इज इम्पॉसिबल। नहीं ऐसे नहीं कैसे हो था। सकता है? ऐसे ऐसे कभी नहीं हुआ हमारे साथ। और पिछली बार बेटा मैंने सर फर्स्ट ईयर जब आप बच्चों ने पढ़ा था संदीप तो मैंने आपको हम्म लीगल लैंग्वेज करवाया था क्या? लीगल लैंग्वेज कराया था सर, थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा सा बता दिया था आपने बस कि। मोटा मोटा बताया था ना और बच्चे ने यस खुद सर। करा था अब उसमें यस उनकी सर। कंप्लेन आ रही कि फर्स्ट ईयर की सर आपने लीगल लैंग्वेज नहीं करा। अरे भाई थोड़ा खुद भी वो कुछ तो करो वो तो यार। पूरा थ्योरी है ना, वो तो करने पड़ा और ही क्या। पड़ेगा। वो तो खुद ही करना पड़ेगा आप पूरे बुक को यस आप सर। अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो पर उधर एक बच्चे के 88% आए थे। हम्म। वो काफी अच्छा लड़का है मतलब 88 तो हम्म। काफी ज्यादा ही हो गए परसेंटेज। हम्म। वो बैच काफी अच्छा है बेटा वो आपसे भी अच्छा है। जो सेकंड ईयर हम्म। का बैच है बहुत अच्छा है वो। हम्म। उसमें सारे पढ़ने वाले हैं सारे। एक को भी नहीं कहूँ कोई नालायक है। सारे जवाब देने वाले हैं। तो देखो आप अगर मैं बात करूं बेटा एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मेरा जो मेन टारगेट है ना संदीप की मई में आपके 29 मई से शायद एग्जाम स्टार्ट है ना बेटा कब से है एग्जाम स्टार्ट? सर अभी डेट थोड़ी पता है। अरे डेट शीट पर शायद कोई दिखा रहा था मुझे कि 29 से ही है। नहीं नहीं, अभी कहाँ से डेट शीट आ गई। हम्म। तो मेरा पूरा जो फोकस है कि मैं आपके मई के 15 या 20 मई तक क्लासेस पूरी फिनिश करवा दूंगा ठीक है। क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा बिजी मैं भी हूँ बेटा। 25 मई के बाद घर के कुछ काम में लूंगा क्लास ऐसा नहीं मना नहीं करूंगा। अगर जैसे आपकी रिवीजन क्लासेस हुई है वैसे हुई ठीक पर ऑनलाइन ही ले पाऊंगा बेटा। इस ईयर थोड़ा सा ऑनलाइन है मेरा। वैसे भी आप बच्चे आते नहीं हो। निकिता आप आए नहीं सेंट एकेडमी में। निकिता वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है सर। आई नहीं बेटा आप। आए नहीं काफी दिन नेक्स्ट हो गए। नेक्स्ट पक्का आऊंगी। मेरे को लगा आज ऑनलाइन न- लोग हैं इसलिए मेरे को। नहीं नहीं नेक्स्ट में बेटा शिवरात्रि है नेक्स्ट में भी थोड़ा सा हम ना ही आना मैं मना ही कर दूंगा। शिवरात्रि है ना उस दिन। ठीक है। सर ठीक है, कोई नहीं, बस ऑनलाइन हो तो कैसी भी हो। हाँ वही तो बेटा क्लास तो ले रहा हूँ ना मैं अब उधर भी आके देखो फिर वही है।
तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट ईयर में तो कोई बच्चा आता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा, मैडम को रिक्वेस्ट दी, तो मैडम ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आप घर से ले लीजिए, मतलब कोर्स टाइमली हो जाना चाहिए मैम। मैंने कहा वो तो हो जाएगा मैम, टेंशन मत लीजिए आप। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना निकिता, वो थोड़ा सा मैं ऑनलाइन करवाऊंगा, क्योंकि उस दिन बेटा शिवरात्रि है, सारे बच्चे भी जाते होंगे जल चढ़ाने, फैमिली वाले जाते होंगे तो मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो मैं उस दिन भी ऑनलाइन ही लूंगा आपकी क्लास। उस दिन व्रत भी रखते हैं, रखते हो संदीप आप फास्ट? नहीं सर, क्यों? भूखा नहीं रहा जाता सर, एसिडिटी होने लग जाती है। पहले रखता सही था। बात है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं बेटा, मैं तो रखता हूँ, मैं आज में रखता हूँ फास्ट। और सोचो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता है पढ़ाना, फिर प्यास भी लगती है पानी भी नहीं पीते इसमें? ना, पानी भी अच्छा। नहीं पीता मैं। एक ये शिवरात्रि, अपना जन्माष्टमी, और जब करवा चौथ होता है, वो करवा चौथ सॉरी, वो नवरात्रि। मैंने सोचा करवा चौथ भी रखते हो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं रखता बेटा मैं। वो वाइफ रखती है, ठीक है। तो देखो इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर एक बार पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जी सर। आपका एक बार, एक मिनट सेकेंड, हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कर रहे थे बेटा, इसमें कौन कौन एलिजिबल लाइबल है कंपनसेशन का, एम्प्लॉयर पढ़ लिया था जिससे परमानेंट या टोटल होता है, कौन कौन नहीं है जिसका एक केस चल रहा है एम्प्लॉयर के साथ, या फिर पार्शियल परमानेंट, उसका डिसेबलमेंट 3 दिन तक अकर नहीं हुआ है। इसके बाद देखो हम बात करें बेटा, डिसेबलमेंट हमने पढ़े कितने तरह के होते हैं, फिर एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मान लीजिए बेटा इंजरी आपकी वर्कमैन की बिजनेस के अंडर हो रही है फॉर पर्सनल बेनिफिट, तो इसके थ्री टेस्ट डिटरमाइन किए जाते हैं कि एक्सीडेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हैं कि नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर के नहीं, बाहर के। या तो वो पर्सनल बेनिफिट का कोई एक्सीडेंट हो, या फिर वो एक्सीडेंट अकर हुआ है जहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म हो रही है, या फिर कोई इंजरी हुई है बेटा आपकी ड्यूटीज और सर्विसेज की इन द नेचर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है बेटा, वो कैसे दिया जाता है, आपका 50% ऑफ मंथली वेजेस पे। इसके बाद जब परमानेंट की बात होती है तो रिजल्ट फ्रॉम 60 द इंजरी परसेंट, इसमें कितना होता है 60%, और अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज विच एवर इज मोर। अब देखो अगर हम बात करें बेटा पार्शियल डिसेबलमेंट की, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है परसेंटेज, वही परमानेंट ही मानेंगे हम, 60% वाला, 60%, 60,000 विच एवर इज मोर। इसके बाद देखो कोई टेम्पररी हाफ मंथ मंथली पेमेंट है, तो इसमें 25% होना चाहिए। इसके बाद देखो हाफ मंथली पेमेंट आपका रेफर्ड होगा 16 डेज पे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसएबलमेंट। इसमें जो डिसएबलमेंट है वो लास्ट कब तक रहेगा, नॉट 28 डेज तक, ठीक है। इसको बेटा एक बार देख लेना आप। इसके बाद कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कॉजल कनेक्शन होना चाहिए इंजरी एक्सीडेंट का, जो वर्क डन हो रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद जरूरी नहीं है कि वर्कमैन एक्चुअली वर्किंग होना चाहिए अपनी जब उसकी डेथ हुई, या फिर डेथ अकर हो रही है जब वो सीज टू उसने काम करना छोड़ दिया है। 100 को नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए अगर डेथ हो रही है बेटा, किसको, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के लिए, या उसका कोई डिपेंडेंट है। इसके बाद देखो आप, इसमें केस स्टडी में क्या समझा रहे हैं कि एम्प्लॉयर फॉल्ट इज इमटेरियल, जो कंपनसेशन पेबल होता है जब किसी एम्प्लॉयर का फॉल्ट नहीं होता, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष पेनमना करेनियन 1995 में क्या बोला गया था, क्लेम ऑफ वर्कमैन फॉर कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट को रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस थी। तो बेसिकली बट द कंपनसेशन वाज अवॉर्डेड
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। ठीक है, यानी कि हम मोटर व्हीकल में तो इसे रिजेक्ट किया गया था, पर वर्कमैन कंपनसेशन में से अवॉर्ड किया गया था प्रिंसिपल। अब अगर वर्कमैन की डेफिनेशन के बारे में पढ़े, देखो बेटा फैक्ट्रीज में हमने 20 और 10 की लिमिट पढ़ी थी, 20 वर्कर असाइन होने चाहिए। सेम बेटा आपका डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन की अगर हम पढ़े तो नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इज नॉट द क्राइटेरिया, इन मोस्ट द केसेस द एम्प्लॉयर विल बी लायबल इवन इफ वन वर्कमैन इज एम्प्लॉयड। तो ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बेसिकली अगर कोई एक वर्कर भी होगा तब भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात करें तो कमिश्नर है वर्कमैन कंपनसेशन, वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंपनसेशन मस्ट बी पेड थ्रू द कमिश्नर इन केस ऑफ डेथ और टोटल डिसेबलमेंट। और डायरेक्ट पेमेंट किसको दिया जाएगा, वर्कमैन या फिर उसका जो डिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं है सारे कंपनसेशन। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपका ये लेबर लॉ था। इसके अलावा जो अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, व्हाट्सएप को खोलना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट बेटा बस। इसके बाद हमने एक बेयर एक्ट मैंने आपको सेंड कर रखा है, अगर मान लो देखो एक मिनट। एक मिनट बेटा, मैंने आपको भेजा था। हाँ, देखो अब अगर हम बात करें, मैंने आपको एक समझाया था आपका, एक मिनट बेटा देखो आप, एक मिनट में, हाँ बेयर एक्ट के बारे में दिखा देता हूँ। ये लेबर 3 बेयर एक्ट मिला होगा बेटा संदीप, निकिता मिला है आपको ये? इसमें बेटा सारा है, जैसे अगर आपको वो जो सिंपल यस सर, जो मैडम ने हमने शेयर किया था। मैं तो लेबर लॉ के काफी सारे नोट मैंने सेंड कर रखे हैं, इसको आपको खुद से पढ़ना है, वही सारी चीजें हैं बेटा, कोई नई चीजें नहीं। हाँ थोड़ा सा फॉर्म के बारे में अलग से दे दिया जो आगे आपको फ्यूचर के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगर मैं जो कराना चाहता हूँ बेटा, मैं एक बार पेपर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आप लिंक ओपन करते हैं, आप सबके पास निकिता ये लिंक तो हो गई। इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ी क्या करी है, जैसे पार्ट 1 जो पार्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर है उसमें बेटा 2025-24 का पेपर है, पार्ट 2 में 25-24 का पेपर है, पर पार्ट 3 में ऐसा कुछ नहीं। तो टेंशन मत लो, मैं बच्चों से बात करके है ना, मैडम से, मैडम को बोलता हूँ एक बार बच्चों से बात करके पेपर मंगवा लें बेटा। ठीक है, अभी ऐड आ गया है, ऐड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी तक कोई डाउट है संदीप निकिता लेबर लॉ में? अब आप बताओ बेटा संदीप, हम नेक्स्ट नो क्लास सर। में क्या स्टार्ट करें बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करें कि यूपी रेवेन्यू एक्ट स्टार्ट करें, जो आप बोलोगे। एनवायरमेंट लॉ पढ़ा दो सर पहले। चलो वही करा देता हूँ, क्योंकि आप वैष्णो देवी में भी होगी तो आपको लॉस ना हो। ठीक है, वही करा देता हूँ। यस सर। वो थोड़ा पूरा वो पूरा तो थ्योरेटिकल है यार, इंटरेस्टिंग बच्चे भी सा है मतलब परेशान। बहुत। अरे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बेटा,
सब गुस्से, उसको पढ़ाने में भी गुस्सा आती है। अब देखो फैक्ट्रीज एक्ट, ये आपका ये लिंक आप सबके पास होगा, एक बार इसमें बेटा जाके आप पेपर को देख लेना कि कैसा पेपर आता है ये। ठीक है, इससे ज्यादा सेक्शन ही पूछा था उस समय। उस समय तो काफी आसानी होते थे पेपर। 2021 का ये पेपर है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट पेपर आया है वो मैं अरेंज करवाता हूँ, 2025 वाले सारे। ठीक। यस सर। ये कब आया एनफोर्समेंट, ये अच्छे से पढ़ लेना निकिता। सारे लॉ का मैंने नहीं कराया, पर डोंट वरी, मैं इसकी पीडीएफ जैसे मुझे टाइम मिलता है, अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ। फरवरी में, मार्च में फ्री हूँ मैं, काफी हद तक फ्री हूँ। ठीक है, तो मार्च में आपकी एक्स्ट्रा क्लास करवा करवा के भी कोर्स को थोड़ा और आगे खींचूंगा मैं, जितना हो सके उतना खींचूंगा। ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी आपका किस में आता है, फिर आपका चैप्टर स्टेट इंश्योरेंस या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट किस उसमें आता है, पेनल्टीज में कितने सेक्शन हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है एक बार। ठीक है बेटा। बोलो निकिता बेटा, निकिता संदीप, क्लियर है ये चीज? जी। यस सर। अब जैसे ये सेक्शन था बेटा, याद है हमने करा था उसका, ले ऑफ, लॉकआउट। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस सर्विसेज, इसको मैच द कॉलम आ सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कौन सा सेक्शन है, तो ये चीज पढ़ लेना, पेपर का प्रिंट आउट निकाल के बेटा इसको सॉल्व कर लो तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, कि एक प्रैक्टिस होती रहेगी। और यहाँ से मैं कुमार की क्वेश्चन बैंक का अरेंजमेंट करवा दूंगा। ठीक है ना। वो एक्चुअली बेटा मेरे को टाइम नहीं मिला, जो वीडियो अगर मैडम ने आपको भेजी है मैं भी देखूंगा, तो वीडियो में साफ साफ बोला है संदीप की पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, वो एमसीक्यू, सॉरी। यस सर, मैं आपको शेयर कर बेटा देता हूँ मैडम, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ठीक है शेयर बेटा, कर देता देख। हूँ। ठीक ठीक। तो बेटा आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है संदीप, निकिता। नेक्स्ट क्लास बेटा निकिता ऑनलाइन ही रहेगी, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि शिवरात्रि है बेटा, तो थोड़ा सा वो रहता है ना दिक्कत। ठीक है बेटा ओके सर। संदीप, निकिता, तो आप क्लास से हट सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर, बाय सर। एनवायरमेंटल, बाय बेटा, एनवायरमेंटल लॉ स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं नोट्स रेडी कर दूंगा, वेडनेसडे थर्सडे तक मैडम के थ्रू आ जाएंगे आपके पास। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक।